सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं आरआरबी एएलपी के लिए सीबीटी 2 में पूछा जाने वाला बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के क्वेश्चन को आज से हम डील करेंगे। देखिए, इसके पहले जितनी भी चीज़ें हैं उसमें मैंने थ्योरी और जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में मैंने कोशिश की है कि सारे करा दिए जाएँ। अगर आपने पीछे की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उनको बिल्कुल देखते हुए आइए। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, लेकिन इसमें हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, सीधा एमसीक्यू के साथ सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि डैश इज अ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दैट फाइट्स बैक्टीरिया। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शंस में दिए गए एक एंटीबायोटिक है, उसका नाम आपको बताना है जो बैक्टीरिया को ट्रीट करता है। तो यहाँ पर इस सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर एमॉक्सिलिन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जो एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो याद रखिएगा ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। अगर आपसे यहाँ वायरल इन्फेक्शन पूछ दिया जाता, तो ये इस सवाल का उत्तर नहीं होता, यानी कि जो एंटीबायोटिक होता है उससे हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं। कौन-कौन से डिज़ीज़ में? तो देखिए, अगर आपको स्ट्रेप थ्रोट है, तो इसको भी आप एंटीबायोटिक से ही ट्रीट करेंगे। उसी तरह से यूटीआईज़ यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो गया, उसी तरह से जो ई कोलाई हो गया, ये सारे के सारे जो ट्रीट किए जाते हैं एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। अब उसमें एक कॉमन नाम जो आपसे एग्ज़ाम्पल में दिया गया है, एक हो गया एमॉक्सिलिन, दूसरा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एजिथ्रोमाइसिन, ये भी क्या है आपका? तो एंटीबायोटिक है। उसी तरह से आपको और भी नाम कुछ याद रखना होगा, सिप्रोफ्लॉक्सिन, और एक और नाम मैं लिख देता हूँ, इसको कहा जाता है ऑगमेंटिन। तो ये जो है, ये सारे के सारे कैसा नाम है? तो एंटीबायोटिक का नाम है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि डैश वाज डिस्कवर्ड बाय द स्कॉटिश फिजिशियन डैनियल रदरफोर्ड इन 1772। आप देख सकते हैं ये तस्वीर है डैनियल रदरफोर्ड साहब की। तो इन्होंने किसका आविष्कार किया था? तो इन्होंने नाइट्रोजन का आविष्कार किया था। तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि हाइड्रोजन भी आपसे भविष्य में पूछा जा सकता है। तो हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। उसी तरह से आपसे क्लोरीन के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो क्लोरीन में आपको शीली का नाम याद रखना है। इनका नाम क्या था? कार्ल विल्हेम शीली। तो अगर आप शीली याद रखते हैं, ये नाम कई बार पूछा गया है आपसे परीक्षाओं में। उसी तरह से आपको हीलियम के बारे में 2 व्यक्ति का नाम याद रखना है। एक का नाम है आपको पियरे जॉनसन, और दूसरा जो नाम आता है लॉकियर, इनका भी नाम आपको याद रखना है, यानी कि नॉर्मन, आप पूरा नाम याद रख सकते हैं, नॉर्मन लॉकियर। तो ये दोनों नाम हीलियम से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि जो एंटीहिस्टामाइन्स होता है, ये फाउंड होता है यानी मिलता है सम फर्स्ट एड बॉक्सेस में। तो ये ड्रग्स कब लिया जाता है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो एंटीहिस्टामाइन्स होते हैं, ये किसके लिए यूज़ होते हैं? तो जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, इनको ट्रीट किया जाता है। उसी तरह से अगर आपको हे फीवर है, तो भी आपको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसी तरह से अगर आप कंजंक्टिवाइटिस का शिकार हो गए हैं, तो यहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। कंजंक्टिवाइटिस का स्पेलिंग मैं सही कर देता हूँ। उसी तरह से अगर आपको इंसेक्ट बाइट हुआ है और उसके बाद अगर आपको स्टिंग्स यानी कि डंक लगा है किसी जानवर का, तो भी आप एंटीहिस्टामाइन्स का ही यूज़ करेंगे। अब इसमें पूछा गया है, तो देख लीजिए ऑप्शन से मिलाइए कौन-सा है? तो ये टू ईज़ द सिम्पटम्स ऑफ हे फीवर एंड द अदर एलर्जीज़। एंटीहिस्टामाइन्स का आप केमिकल जो स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है पैरासिटामोल, सबने नाम सुना होगा, ये फाउंड होता है फर्स्ट एड बॉक्सेस में। तो इसको कब लिया जाता है? तो देखिए, पैरासिटामोल जो होता है, इसका काम ही होता है कि टेम्परेचर को ये रिड्यूस करता है जब फीवर होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि कौन-सा हज़ार्डस सब्सटेंस है जो कि लंग्स कैंसर कॉज़ करता है, और ये बार-बार पूछा जाने वाला सवाल है। इसका नाम है एस्बेस्टस पार्टिकल। सबसे पहले एस्बेस्टस पार्टिकल जो होता है वो कौन-कौन से कैंसर काउज़ कर सकता है? तो ये आपको लंग्स कैंसर के साथ-साथ जितने भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, यानी कि इससे रेस्पिरेटरी डिजीज़ के भी खतरे बढ़ जाते हैं, और यही आगे चल के जब कंट्रोल नहीं होता है तो कैंसर का रूप ले लेता है, लंग्स कैंसर में चला जाता है। और एस्बेस्टस के जितने भी फॉर्म्स होते हैं, यानी कि इसके जितने भी प्रकार के बनेंगे, यानी इससे बहुत सारे सब्सटेंस को बनाया जाता है, तो सभी के सभी जो होते हैं कार्सिनोजेनिक होते हैं। कार्सिनोजेनिक का मतलब ही होता है कैंसर काउजिंग। उसी तरह से आपको ये भी याद रखना है कि लंग्स कैंसर के अलावा जो ओवेरियन कैंसर होता है, वो भी इस एस्बेस्टस से
हो सकता है। अब इसका यूज़ कहाँ-कहाँ होता है एस्बेस्टस का, तो आपको बता दें कि जो सीमेंट्स की पाइप होते हैं वैसे बहुत जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से जो बॉयलर होता है ना, बॉयलर में इंसुलेशन का काम किया जाता है, वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। जो कमर्शियल शिप्स होती हैं, वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। आप सोच सकते हैं कि समुद्र में कितना पॉल्यूशन होता होगा। उसी तरह से गाड़ियों में अगर आप देखेंगे तो क्लच वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता है। चलिए, तो एस्बेस्टस के बारे में इतनी जानकारी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपसे पूछा गया है कि विटामिन बी1 का नाम क्या होता है? तो विटामिन बी1 का जो केमिकल नेम होता है वो थायामीन होता है। आपको यही नहीं पूछा जाता बल्कि विटामिन बी से रिलेटेड सारी चीज़ें पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे विटामिन बी2 का नाम पूछा जाए तो ये क्या होता है? आपका राइबोफ्लेविन कहलाता है। उसी तरह से बात करें बी3 की तो इसे हम नियासिन कहते हैं। वहीं अगर बात करें बी5 की तो ये होता है आपका बी5 मतलब पेंटा, तो आप याद रख सकते हैं पेंटोथेनिक एसिड कहलाता है ये। उसी तरह से अगर बात करें बी6 की तो बी6 आपका पाइरिडॉक्सिन होता है। तो पाइरिडॉक्सिन भी कई बार आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया है। उसी तरह से बी7 की बात करें तो इसे हम बायोटिन के नाम से जानते हैं। वहीं अगर बी9 की बात करें तो ये आपका फॉलिक एसिड कहलाता है। वहीं अगर बी12 की बात करें तो साइनोकोबालामीन, ये कोबालामीन आपको याद रखना है। ये सारे के सारे विटामिन बी से संबंधित सवाल हैं, जो आपसे आने वाले परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि एक कॉमन ड्रग्स होता है जो फर्स्ट एड बॉक्स में यूज़ किया जाता है जिसको इबुप्रोफेन कहा जाता है। इसको कब लिया जाता है आपसे पूछा गया है। तो देखिए इबी जो प्रोफेन होता है वो क्या करता है, जो दर्द होता है ना उससे ये रिलीफ प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ फीवर में इसका यूज़ किया जाता है, अगर सूजन अगर कहीं पर हो गया है तो इन्फ्लेमेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। उसी तरह से आपको हेडेक्स हो गया, उसी तरह से आपको अर्थराइटिस में भी इसका यूज़ किया जाता है। उसी तरह से जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, मेंस्ट्रुएशन का जो क्रैम्प आता है लड़कियों में, वहाँ पर भी इस दवाई का यूज़ किया जाता है। तो इबुप्रोफेन इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपसे पूछा गया है कि किस विटामिन की ज़रूरत पड़ती है अगर ब्लड क्लॉट कराना है? तो आपको मालूम होना चाहिए विटामिन के जो होता है रिक्वायर्ड होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए। विटामिन के का केमिकल नाम भी आपसे पूछा जाता है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है फाइलोक्विनोन कहा जाता है इसको। उसी तरह से ये कैसा सॉल्युबल है? तो ये फैट सॉल्युबल होता है। वहीं बात करें इसके मेन सोर्सेज़ की कि कहाँ-कहाँ पर ये पाया जाता है, तो मेन सोर्सेज़ में आपको याद रखना है कि एग में हो गया, उसी तरह से आपको याद रखना है कि जो ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स होते हैं, ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स में पाया जाता है। उसी तरह से आपको टोमेटो में ये पाया जाता है, कैबेज में पाया जाता है, सोयाबीन वगैरह में भी ये पाया जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि रेज़िंग द हेड टू स्ट्रेटेन द नेक। देखिए, कई बार क्या होता है कि इस तरह का बनावट जो है ना, आप देखेंगे ये जो चिन्ह है ना, वो नेक के पास, गर्दन के पास सट जाता है। तो ये नॉर्मल नहीं होता है, एब्नॉर्मल कंडीशन है। तो जब जो टक होता है इसको सीधा करना होता है, नेक के बराबरी में जब लाना होता है इस तरह से, तो इसे हम क्या कहते हैं, इस एक्सरसाइज़ को हम चिंटक कहते हैं। ये आपसे सवाल पूछा गया है परीक्षा में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पासिंग थ्रू द ह्यूमन बॉडी इज एज फॉलोज देन द शॉक विल नॉट बी फेल्ट। यानी आपसे पूछा गया है कि किस कंडीशन में जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इंसान जो ह्यूमन बॉडी होता है अगर उसे करंट पास करे आ जाए तो उसको शॉक नहीं लगेगा। तो आपको सबसे पहले बता देते हैं कि आपसे ऑप्शन में तो ये नहीं रहेगा। यहाँ करंट की बात की गई है, तो करंट की बात करें तो यहाँ पर 1 मिली एम्पियर से कम होना चाहिए जो करंट का मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस के टर्म में अगर सवाल पूछता है तो आपको याद रखना है 1000 ओम पर ही सवाल पूछा जाता है। लेकिन ये तो आपको बस याद कर लेना है, थोड़ी जानकारी और दे देते हैं। ये जो 1000 ओम होता है रेजिस्टेंस ह्यूमन बॉडी का, ये वेट स्किन पर होता है और सवाल भी इसी पर पूछा जाता है। आपसे वेट और ड्राई नहीं लिखा रहेगा। हालाँकि ड्राई स्किन की अगर बात कर दें तो यहाँ पर आपको याद रखना है 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। बिल्कुल 1 लाख ओम जो होता है रेजिस्टेंस होता है ह्यूमन बॉडी का, आप ऐसा याद रख सकते हैं। लेकिन सवाल आपसे किस पर बनेगा? 1000 ओम पर और 1 मिली एम्पियर पर। तो देखिए, ये था आपका आज का 10 सवाल, महत्वपूर्ण सवाल जो आपसे परीक्षाओं में एएलपी के एग्ज़ाम में आने वाला जो सीबीटी 2 का पेपर है, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में पूछा जा सकता है। सेशन पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।